अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं। देखिए वही जो कोमॉर्बिड कंडीशंस थे वही इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको मिलेंगे। फर्स्ट आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में न्यूरोबायोलॉजिकल डिजीज को कंसिडर करना। न्यूरोबायोलॉजिकल या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को आप कंसिडर कर सकते हैं। सो कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इसकी डिजीज में आप कंसिडर कर सकते हैं। लाइक अगर फिट्स के साथ प्रेजेंट कर रहे पेशेंट तो आप डेफिनेटली एपिलेप्सी को रख सकते हैं। ओल्ड एज में अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करे आप डिमेंशिया को एसडीडी रख सकते हैं, डिलीरियम को रख सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रख सकते हैं, उसके पेशेंट्स में साइकेट्रिक प्रेजेंटेशंस हो सकती है। नेक्स्ट डिप्रेशन, it is a differential diagnosis. Anxiety, it is a differential diagnosis. Schizophrenia, if there is some unusual presentation, schizophrenia can be a differential diagnosis. Now, differentiating convergent disorder from some similar conditions. We have got 10 to 15 minutes discussion on conversion. उसके बाद हम BCQs और SAQs डिस्कस करेंगे सेक्सुअल फंक्शन डिसऑर्डर्स के। आप कन्वर्जन डिसऑर्डर को सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? हमारे नेक्स्ट ये दो टॉपिक्स हैं, सोमेटाइजेशन एंड हाइपोकॉन्ड्रियोसिस ऑन थर्सडे। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स या मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि कन्वर्जन में ऐसा नहीं होता। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर को हम ब्रिकेट्स सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्रिकेट्स सिंड्रोम। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस में अगेन पेशेंट के सिम्टम्स चेंज होते जाते हैं। वो हर दूसरे इंडिविजुअल में जो सिम्टम्स हैं, जो टेलीविजन या किसी सोर्स में मीडिया में देख लेता है, वो सिम्टम्स अपने अंदर फील करता है। उसके बिलीव्स डिफरेंट होते हैं, उसके डाउट्स या फोबियाज डिफरेंट होती है, एंड ही गोज ऑन इन्वेस्टिगेटिंग हिमसेल्फ फॉर दोज सिम्टम्स टू स्क्रीन आउट एनी ऑर्गेनिक डिजीज। तो हाइपोकॉन्ड्रियोसिस इज easily differentiated from conversion disorder. अगर एक पेशेंट सिर्फ पेन के साथ प्रेजेंट करें, सिर्फ पेन के साथ, तो हम उसे स्पेसिफिक पेन डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे, कन्वर्जन डिसऑर्डर कंसिडर नहीं करते। अगर सिर्फ सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ प्रेजेंट करें तो सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर हम कहेंगे, कन्वर्जन डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मेलिंगरिंग। How can we differentiate convergent disorder from factitious disorder and malingering? देखिए convergent disorder में symptoms appear होते हैं unconsciously, इसकी presentation unconscious होती है, unintentionally symptoms produce होते हैं। factitious disorder में symptoms produce होते हैं consciously। malingering में भी patients symptoms produce कर सकते हैं consciously। तो कन्वर्जन तो आपने एक्सक्लूड कर दिया, उसके सिम्टम्स अनकॉन्शियसली अपियर होते हैं। फैक्टिशियस और मेलिंगरिंग में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इनका डिफरेंस बता सकते हैं? फैक्टिशियस डिसऑर्डर में जो गेन होता है, प्राइमरी गेन, वो होता है टू सीक मेडिकल केयर। पेशेंट इसलिए सिम्टम्स शो करता है ताकि उसे मेडिकल केयर मिले, ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर में गेन होता है। मेलिंगरिंग वाले कॉन्शियसली सिम्टम्स शो करते हैं for some external gain, for some external gain, like to avoid exams। अगर पेशेंट सिम्टम्स शो कर रहा है तो ये मेलिंगरिंग होगी। अगर एक आर्मी का स्टाफ मेंबर सिम्टम्स शो करता है जस्ट टू अवॉइड अ वॉर, इट इज मेलिंगरिंग। अगर किसी ने अदालत में पेश होना हो, उससे पहले वो सिम्टम्स शो करे, इट इज अगेन मेलिंगरिंग। तो इसमें एक एक्सटर्नल गेन पेशेंट का टारगेट होता है, वो गोल होता है। अगर सिर्फ मेडिकल केयर गेन हो तब हम इसे फैक्टिशियस डिसऑर्डर कहते हैं। एक आप पढ़ेंगे फैक्टिशियस डिसऑर्डर बाय प्रॉक्सी, अलग से कंडीशंस हैं, तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर को डिफरेंट कंडीशंस हैं।
कोर्स एंड प्रोग्नोसिस, ऑनसेट मोस्टली कन्वर्जन डिसऑर्डर का एक्यूट होता है। फर्स्ट रिमिशन 95% तक 2 वीक्स में हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करते हैं विद कन्वर्जन डिसऑर्डर, अगर हम एट द स्पॉट उसे एड्रेस करके पिक कर ले और उसके सिम्टम्स को प्रोलोंग ना होने दें, तो विद इन 2 वीक्स 95% तक वो रिमिशन में जा सकते हैं। लेकिन उनके सिम्टम्स को रिलीफ मिल सकता है। एंड इफ सिम्टम्स परसिस्ट लॉन्गर देन 6 months, तब 50% तक रिमिशन हो सकती है। और जितना ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, जितने सिम्टम्स का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता जाएगा, उतने ही उसके रिमिशन के चांसेस कम होते जाएंगे। रिकरेंस 1/5 to 1/4 में रिकरेंस विद इन 1 year होती है। ये आप स्लाइड में पढ़ेंगे। अगर एक पेशेंट में कन्वर्जन का एपिसोड अभी आया है, तो 1/4 इंडिविजुअल्स में या 1/5 इंडिविजुअल में विद इन द सेम ईयर एक और एपिसोड आ सकता है। इन्हें कहते हैं परसिस्टेंट कंप्लेनर्स। ये हर बार उसी या डिफरेंट सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ऑनसेट एक्यूट हो, स्ट्रेसर्स नॉन हो, शॉर्ट इंटरवल हो बिटवीन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस अच्छी होगी, और अबव एवरेज इंटेलिजेंस हो। ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट्स ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे? इसे कहते हैं गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। एक्यूट ऑनसेट हो, नॉन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जिसे आप एड्रेस करके सॉर्ट आउट कर सके, शॉर्ट इंटरवल हो बिटवीन सिम्टम्स अपीयरेंस एंड ट्रीटमेंट गिवन, और अबव एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ पेशेंट। और उसके अपोजिट जो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स हो, इट इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। कोमॉर्बिड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लाइक हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पेशेंट एक डिसेबिलिटी बेनिफिट गेन करना चाहे, सेकेंडरी गेन उसका ये हो, इट इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। And if patient is involved in a litigation and he presents with conversion symptoms also, again ये poor prognostic factor है। Sometimes book में लिखा है it becomes very difficult differentiating conversion disorder from factitious disorder and malingering, इसलिए कि आप पेशेंट के माइंड को रीड नहीं कर सकते। ये सिम्टम्स अनकॉन्शियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉन्शियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्राइमरी गेन साइकोलॉजिकल है या मेडिकल केयर है या कोई एक्सटर्नल बेनिफिट, इसलिए कि अगर प्राइमरी गेन साइकोलॉजिकल हो तो कन्वर्जन डिसऑर्डर, प्राइमरी गेन इज टू सीक मेडिकल केयर, फैक्टिशियस डिसऑर्डर, प्राइमरी गेन इज टू सीक एक्सटर्नल बेनिफिट्स, इट इज malingering। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कन्वर्जन डिसऑर्डर, 4 to 5 स्टेप्स है जो कि आप टेबल में ऑक्सफोर्ड में देखेंगे, वही हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम मेडिकल एंड साइकेट्रिक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। फिर मेडिकल एंड साइकेट्रिक एग्जामिनेशन करते हैं, कंप्लीट डिटेल एग्जामिनेशन। आप रेलेवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और साइकेट्रिक एग्जामिनेशन का मतलब मेंटल स्टेट आप करेंगे, और रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस अगर थी वो आप एडवाइस करेंगे। वंस यू एस्टेब्लिश के इट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर, आप पेशेंट को रीएश्योर करते हैं कि देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो अलामात है वो किसी बीमारी की वजह से नहीं है, किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से नहीं है, एक नफ्सियाती असर है उन मसाइल का जो आपको दरपेश है। एंड यू अवॉइड रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो उसकी सिम्टम्स को रीइंफोर्स कर रहा है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट चल नहीं सकता, आप सहारा नहीं देते, आप व्हील चेयर ऑफर नहीं करते, और पेशेंट गिरने लगता है, आप अगेन सहारा नहीं देते, ऐसे पेशेंट्स
अगर गिरते हैं भी तो बिल्कुल एक खास टेक्निक से गिरते हैं, अपने आप इंजर बहुत कम करते हैं, तो लेट देम फॉल, डोंट reinforce their symptoms. And you offer help for the psychological stressor or social problem. अब उसकी अटेंशन सिम्टम से अवे मूव करते हैं. You direct his attention away from the symptom, and the attention is directed to stressor and its solution. पेशेंट बार बार अपने सिम्टम की बात करेगा, आपने कहना कि आपके सिम्टम्स को ध्यान नहीं देना, जस्ट फोकस के स्ट्रेसर क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. पूरे वार्ड के स्टाफ मेंबर्स की एक ही अप्रोच होनी चाहिए, सारे के सारे एक ही तरह का अप्रोच रखें. वो पेशेंट को ज़्यादा फैसिलिटेट ना करें, पेशेंट के सिम्टम्स को रीइंफोर्स ना होने दें, मगर उनकी अप्रोच सपोर्टिव होनी चाहिए. अनकेयरिंग ना हो, बुक में लिखा है, पनिटिव ना हो, पनिशमेंट वाला स्टाइल ना हो. और सबसे बढ़कर हम फैमिली और पेशेंट से बात करते हैं. हम फैमिली से बात करते हैं कि देखिए, इस बीमारी की असल वजह, जो रूट कॉज है, वो फैमिली के अंदर मौजूद है. बीमारी फैमिली के अंदर है. पैथोलॉजी लाइज इन द फैमिली. आप फैमिली मेंबर्स पेशेंट से बात किया करें, आप इनसे पूछ लिया करें कि इन्हें कोई परेशानी तो नहीं, इन्हें कोई मसला दरपेश तो नहीं. और पेशेंट से आप कहते हैं कि आपको जब भी कोई मसला दरपेश हो, आप फैमिली मेंबर से शेयर किया करें. जितना आप दिल में रखेंगे, छुपा के रखेंगे, उतनी ये अलामात ज़ाहिर होंगी. तो पेशेंट से आप कहते हैं कि आप अलामात शेयर किया करें, आप अपनी परेशानी शेयर किया करें. और फैमिली से आप कहते हैं कि आप पेशेंट से पूछ लिया करें. दूसरी बात, आप फैमिली को एजुकेट करते हैं कि जब भी नेक्स्ट टाइम पेशेंट बेहोश होने लगे, उसके ऊपर रश न बनाया करें, उसकी अलामात को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें. आम पेशेंट्स हम कहते हैं कि तवज्जो ज़्यादा दें, ऐसे पेशेंट्स हम कहते हैं कि तवज्जो ज़्यादा ना दें. पेशेंट अगर दिन में 50 बार भी बेहोश हो, ये कोई परेशानी की बात नहीं. एट द स्पॉट आप उसे किसी डॉक्टर के पास न लेके जाए, और पेशेंट से पूछ लिया करें कि उसके की परेशानी की वजूहात क्या है. नेक्स्ट, हम पेशेंट के सामने बात कहते हैं और फैमिली मेंबर्स को भी बात सुनाते हैं कि ये जो परेशानी है, ये असल में पेशेंट की आदतों की बीमारी बन गई है. जो इनिशियली जो चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रही थी, अब उसकी एक हैबिट बन जाती है. और आप पेशेंट से कोशिश करते हैं कि पेशेंट से कहते हैं कि आप ये सिम्टम्स अवॉइड किया करें. आप उसे इंसाइट देते हैं और उसको सेंसिटाइज करते हैं कि आपके आगे की लाइफ में से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होने इस बीमारी की वजह से. अगर वो एक यंग गर्ल है, तो आप उसको इस तरह सेंसिटाइज कर सकते हैं कि आगे आपके रिश्तों में मसला होगा, जो रिश्ते आपके पास आएँगे उसमें मसला होगा. नेक्स्ट, आपकी अगर आगे औलाद होगी, उस औलाद में ये अलामात ज़ाहिर होंगे, इसलिए कि ये एपिडेमिक की तरह कन्वर्जन डिसऑर्डर फैमिली में या क्लोज नेबरहुड में फैलता है. अभी हम पढ़ेंगे एपिडेमिक हिस्टीरिया. तो ये कुछ काउंसलिंग के टेक्निक से जो हम वर्बली पेशेंट से बात करते हैं, और हम बाज़ औक़ात हमारे सीनियर साइकियाट्रिस्ट पेशेंट के सिम्पटम्स को कन्फ्रंट करते थे. लाइक a few days earlier, Dr. Wali was with me in round. We confronted that patient Tanya, और हमने ये देखा कि नेक्स्ट डे उसने सिम्टम्स कुछ कम कर लिए थे. कभी कभार आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है पेशेंट से बात करते वक्त. तो ये कुछ काउंसलिंग की एक खास लैंग्वेज है जो आप कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ अडॉप्ट करते हैं. मैं उर्दू में लिख लूँगा, तो उसके साथ आपने बात कैसे करनी है, फैमिली के साथ बात कैसे करनी है, और इनको एजुकेट कैसे करना है. इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ एजुकेशन. अगर डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स आपको मिले, आप उनको एंटी डिप्रेसेंट्स एडवाइस कर सकते हैं. अगर कोमॉर्बिड कोई भी कंडीशन, उसके लिए आप मेडिकेशन दे सकते हैं. और साइकोथेरेपी का लिखा है कि कोशिश करें बहुत ही ब्रीफ साइकोथेरेपी हो, वो थोड़ी इफेक्टिव होती है. कन्वर्जन डिसऑर्डर केस में अगर आप प्रोलॉन्ग्ड साइकोथेरेपी के सेशंस रखें, उसमें ट्रांसफेरेंस के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. एंड वी हैव टू अवॉइड ट्रांसफेरेंस. The patient begins to take interest in doctors. हमने इसे अवॉइड करना है. जो लोग इम्प्रूव नहीं करते, ऐसे इंडिविजुअल्स कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले, उसमें अब अपनी डायग्नोसिस को रिव्यू करते हैं.
कैसे रिव्यू करते हैं, हम दोबारा से स्क्रीन आउट करते हैं कहीं कोई ऑर्गेनिक डिजीज तो नहीं जिसे हम मिस कर रहा है, फुली स्क्रीन आउट करते हैं दोबारा से। ये थी इनकी ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज एपिडेमिक हिस्टीरिया? एपिडेमिक हिस्टीरिया इज एन इंटरेस्टिंग कंडीशन। किसी हॉस्टल में जब फीमेल्स बहुत सारे एक साथ, तो लाइक नर्सिंग हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल, यूनिवर्सिटी हॉस्टल, या एक गैदरिंग में लोग एक साथ, तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक फीमेल गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी इसमें अलामत स्टार्ट हो जाती है, तो इट स्प्रेड्स लाइक एन एपिडेमिक। ये है एपिडेमिक हिस्टीरिया, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब एक एसएक्यू कन्वर्जन डिसऑर्डर का, फिर हम सेक्सुअल डिसफंक्शन के बीसीक्यूज देखते हैं। See this, I hope you can see the slide. एक पास्ट पेपर से मैंने शॉर्ट असेसमेंट क्वेश्चन पिक किया है अबाउट कन्वर्जन डिसऑर्डर। सी द इंटरेस्टिंग सिनेरियो। A 17 years old girl is an admitted case of psychiatry ward. She was brought unconscious with a reported history of 5 to 6 episodes of unconsciousness daily. Each episode lasted more than an hour, not associated with body movements, tongue bite, or urinary incontinence. These episodes preceded a reportedly very happy event of her engagement to middle-aged businessman who's already married. Family members and neighbors suggest to patient's parents that she is under the influence of black magic applied by someone jealous in the family. Radiological and lab investigations are unremarkable. What is your provisional diagnosis? वो बता दें. What etiological explanations are given for this condition? We'll see the headings only. How will you manage this condition? So provisional diagnosis, convergent dissociation disorder according to ICD-10. Etiology में आप psychodynamic theory का point put कर सकते हैं, social factors, neuropsychological mechanism that we discussed, cognitive explanation, cultural explanation. ये है etiological model. Treatment, first step, as we discussed, obtain a medical and psychiatric history from the patient and from the informants. Second, carry out appropriate medical and psychiatric examination and arrange investigations for physical causes. Third, reassure the patient that condition is temporary, well recognized, and in case of motor disorders due to a problem in converting intention into action. Avoid reinforcing symptoms or disability. Offer continuing help with any related psychiatric or social problems. Medication has no direct role. However, if this condition is secondary to depressive or anxiety disorder, then treatment of the primary condition leads to improvement in the secondary symptoms. ऑक्सफोर्ड में एक टेबल है जिसमें सारी मैनेजमेंट दी, ये वहां से पिक हुआ है। अब देखते हैं कुछ बीसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू और बीसीक्यू, तो जो से देखिए पर आप आंसर पे सोचे, मैं साथ साथ आपको की बताता जाता हूँ। A 29 years old male patient detained in Adiala jail, Rawalpindi, has been convicted of abnormal sexual behaviors. He was reported to have painfully inflicted harm onto his maid and a young lady in the neighborhood during sexual intercourse.
Which one of the following is more commonly associated with his primary sexual condition? Exhibitionistic disorder, B. Fetishistic disorder, C. Frotteuristic disorder, D. Masochism, E. Transvestic disorder. सारे के सारे पैराफिलियाज है, एबनॉर्मल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। पेशेंट की अपनी डायग्नोसिस तो कुछ और है, सैडिज्म है ना, सेक्सुअल सैडिस्टिक डिसऑर्डर। वो ये पूछ रहे हैं कि उसकी इस प्राइमरी सेक्सुअल कंडीशन के साथ कौन सी कंडीशन ज्यादा कॉमनली एसोसिएटेड होती है अमंग द फॉलोइंग 5 ऑप्शंस। दोबारा देखिए, एग्जिबिशनिस्टिक, फेटिशिस्टिक, फ्रॉट्यूरिस्टिक, मैसोकिज्म, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट में सेक्सुअल सैडिस्टिक डिसऑर्डर हो, यानी वो अपने पार्टनर को पेन देता हो, he inflicts pain या harm to his partners, तब उसमें मैसोकिज्म के होने के 30% चांसेस है। सैडिज्म और मैसोकिज्म दोनों साथ साथ हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था स्लाइड्स में। Second, you are attending a one-day seminar on forensic psychiatry. In one of the sessions of the day, the topic is sexual offenses. If the forensic psychiatrist standing on the stage asks about sexual paraphilia with most severe forensic implication, what shall be your response? Exhibitionistic disorder, B. Fetishistic disorder, C. Frotteuristic disorder, D. Sexual masochistic disorder, E. Sexual sadistic disorder. सवाल ये है कि वो कौन सा सेक्सुअल पैराफिलिया है कि जिसके फोरेंसिक इम्प्लीकेशंस सबसे ज्यादा है। Definitely sexual sadistic disorder. The option is last option E. Third, a 16 years old girl left home in manic agitated phase, case that we have recently admitted in ward. She was abducted by a group of gangsters and raped violently. She was then thrown in front of a nearby police station in an altered state of consciousness. This girl is more likely to develop in future. Girl who suffered rape by a gang of individuals, she is more likely to develop in future A option dyspareunia, B female arousal disorder, C female orgasmic disorder, D performance anxiety, E sexual masochistic disorder. अब दो ऑप्शंस क्लोज है, A dyspareunia, painful sexual experience, C female, D performance anxiety. I'll go for A dyspareunia. डिस्पेरोनिया के कॉज में लिखा है कि वो इंडिविजुअल जिनका अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली लाइफ में जिनका रेप हो चुका होता है, वो पेनफुल एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर करते हैं। For a 24 years male known case of gender dysphoria has consulted for transition into female. As a resident psychiatrist, what do you think is the correct sequence of events followed in the management for left to right? एक शख्स ने मेल से फीमेल बनना है, तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द मैनेजमेंट? ये आप देख ले, हार्मोनल थेरेपी, फिर साइकोथेरेपी, फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, फिर सर्जरी। बी सर्जरी फर्स्ट दिया है तो इसको शुरू ही में आप कर दे, शुरू में हम सर्जरी नहीं करते। सी साइकोथेरेपी, फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, फिर सर्जरी, फिर हार्मोनल थेरेपी। सर्जरी हार्मोनल थेरेपी से पहले नहीं आ सकती, सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। डी रियल लाइफ एक्सपीरियंस देन साइकोथेरेपी, ये भी गलत है। ई फर्स्ट साइकोथेरेपी, बी सेकंड, उसके बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, उसके बाद हार्मोनल थेरेपी, फिर सर्जरी। ई सीम्स टू बी लॉजिकल, ई इज द करेक्ट ऑप्शन। A resident doing psychiatric OPD may come across different abnormal trends of sexual orientation ranging from voyeurism to fetishistic disorder and sexual sadistic disorder. What may be considered as a normal variant of paraphilia? एक normal variant क्या हो सकता है paraphilias का? Exhibitionism, fetishism, frotteurism, masochism, masturbation. पहले चार सारे के सारे abnormal consider होते हैं. The last option है masturbation. ये पहले abnormal consider होता था. Now they consider it as a normal variant of paraphilia. Masturbation last option है. A 25 years old male married 6 months back visits a psychiatric facility complaining that he has problem with coitus. He feels that his wife is not satisfied with his performance because he ejaculates too early
before gaining any pleasure or giving any pleasure. What is the best therapy suggested for him? यानी premature ejaculation में बस therapy क्या है? A. Eros, B. Masters and Johnson's technique, C. Squeeze technique, D. Use of dilators, E. Use of vacuum devices. C is correct option. Squeeze technique. A 21 years old girl visiting psychiatric OPD complains of severe low mood secondary to her problem of failure to get aroused. Failure to get aroused for the sexual activity with her husband. What is the most recent development in the management of such a sexual dysfunction? Eros, squeeze technique, stop-start technique, use of dilators, use of vacuum devices. If females are suffering from arousal disorder, then the option for them is Eros, E-R-O-S. Males के लिए vacuum devices हैं to cause erection. Females के लिए Eros है, a cup-like device that causes erection of clitoris and hence arousal is produced. So Eros is the first option, is the correct option. An 18 years old college student visits complaining of ejaculation within first 15 seconds of sexual intercourse. He insists on medicines and does not wish to go for any other therapy. What among the following is the preferred choice? Premature ejaculation के लिए आप क्या देंगे? Sertraline, sildenafil, tadalafil, trazodone, vardenafil. The best option is sertraline, first option. Sertraline delays ejaculation. बाकी जो options है वो सिर्फ erection cause करते हैं. A 42 years old obese individual known case of diabetes, hypertension and hypercholesterolemia has been diagnosed with secondary erectile dysfunction. If you had to prescribe any medicine, what do you think is the safest choice? Clomipramine? No. Paroxetine? No. Sildenafil, tadalafil, vardenafil. Sildenafil is contraindicated in obese individuals with hypertension and hypercholesterolemia. The safest choice I discussed with you is tadalafil, option D. Available as Cialis 20 mg, available in Pakistan. You can prescribe and you can advise कि week में 2 या 3 times use कर सकते हैं. In a seminar on sexual dysfunctions, an interesting point was raised. The host of the program asked audience, which among the following sexual problems is more common in males than in females? More common in males than in females. How would you respond? Anorgasmia, dyspareunia, lack of interest for the sexual act, performance anxiety. इसमें कौन सी वो condition है जो males में ज़्यादा common है as compared to females? Last option, performance anxiety. Males में 9% हमने table में पढ़ी थी, females में 7%. Now, short assessment questions from a past paper. A young couple, ये FCPS Part 2 के एक पेपर में क्वेश्चन दिया तो मैंने वहाँ से पिक किया है. A young couple approaches you with an inability to consummate their marriage, to start their marriage, even after a year. यानी अब तक उनका sexual intercourse नहीं हो सका है, penetration नहीं हो सकी है. They have been extensively investigated for organic conditions and no gynecological or medical basis could be detected. तो बता रहे कि organicity कोई नहीं है. List 5 conditions in the husband and 5 in the female that can account for this failure. B. What specific drug interventions are available for erectile dysfunction and what is their mechanism of action? तो सवाल का एक पार्ट ये कि आपने 5 factors मेल में 5 फीमेल में बताने हैं और मैनेजमेंट बतानी है और उसका मोड ऑफ एक्शन बताना है. Possible factors in wife, sexual aversion हो सकती है, failure of genital response हो सकता है, orgasmic dysfunction हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक वेजाइनिस्मस हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक डिस्पेरिनी. नॉन ऑर्गेनिक इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल में बताया है कि ऑर्गेनिसिटी कोई इस्टेब्लिश नहीं हुई है. वेजाइनिस्मस ऑर्गेनिक भी हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक भी, तो नॉन ऑर्गेनिक कंसिडर कर रहे हैं. हस्बैंड में पॉसिबल फैक्टर्स, नंबर 1 इरेक्टाइल फेलियर हो सकता है, ऑर्गेस्मिक डिस्फंक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है, नॉन ऑर्गेनिक डिस्पेरिनिया मेल्स में भी हो सकता है, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस हो सकता है,
ड्रग इंटरवेंशंस अवेलेबल फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये पूछा है इन्होंने, बाकी मैकेनिज्म्स नहीं पूछे, बाकी थेरेपी सिर्फ ड्रग इंटरवेंशंस पूछा है। तो फॉस्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स हम देते हैं जिसमें सल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपकी बुक में दिया है कि these medications inhibit breakdown of cyclic GMP by phosphodiesterase situated in the vascular smooth muscles of penis. They don't initiate arousal but enhance the effects of sexual stimulation. Second option, intracavernosal injections हम लगाते हैं. Patients are taught to inject themselves piperacillin, smooth muscle relaxant है. Phenoxybenzamine alpha receptor blocker है, alpha blocker है. Alprostadil हमने पढ़ा था causing vasodilation through prostaglandin E. Intraurethral treatments हम देते हैं alprostadil pellets, ये भी हमने पढ़ा है slides में. Other medicines used are yohimbine and ginseng. Next SAQ. A single 32-year-old male photographer presented with a chief complaint of abnormal sexual drive. The patient related that although he was somewhat sexually attracted by women, he was far more attracted by their panties, by their underwears, undergarments. To the best of the patient's memory, sexual excitement began at about age 7, when he came upon a pornographic magazine and felt stimulated by pictures of partially nude women wearing panties. His first ejaculation occurred at the age of 13 via masturbation to fantasies of women wearing panties. He masturbated into his older sister's panties, which he had stolen. Subsequently, he stole panties from other friends and from girls he met socially. He would wander in rooms on a function to search through possessions of girls, find panties, collect them, masturbate into them. This was the only source of sexual excitement till current consultation. What is your provisional diagnosis? She is using abnormal object to get aroused. That is fetishistic disorder. Briefly comment on the etiological models of this condition as we have discussed in slides. वही etiological models जिन्होंने mention किए होंगे key में. How can this condition be managed? So diagnosis fetishism की etiological models, behavioral models आप देख लीजिएगा, psychoanalytical, biological models, disease models, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं. Management completely assessment in order to make a provisional diagnosis. Diagnosis क्या है? Assess the immediate risk, for example, whether the patient should be reported to the authorities or whether the level of distress requires urgent treatment or admission. क्योंकि बहुत ज़्यादा social problems इसकी वजह से हो सकते हैं. Decide what treatment is indicated and acceptable to the patient. This includes agreement about aims of treatment and the patient's motivation. Treatments are of three types: psychotherapy, which may be individual, couple, or group therapy; pharmacology, SSRIs, individual or group therapies में ज़्यादा करते हैं. Pharmacology, SSRIs दे सकते हैं आप, एंटी एंड्रोजन्स दे सकते हैं, उसका सेक्सुअल ड्राइव रिड्यूस करने के लिए. तो एक ऑप्शन था रिडक्शन ऑफ सेक्सुअल ड्राइव. थर्ड, rehabilitation, counseling, education, social skills training. There is evidence of the efficacy of surgical castration if the case is very severe, that is carried out in sadistic disorders. Anti-androgens, gonadotropin-releasing agonists, and SRIs. Last question from the past paper. A 28-year-old married man presents with 6 months history of erectile dysfunction. What are the common causes of such a presentation? What investigations would you request for? Causes of erectile dysfunction and investigations. Causes: vasculogenic, neurogenic, hormonal, anatomical, drug-induced, psychogenic. Vasculogenic में hypertension, diabetes, hyperlipidemia, smoking, radical prostatectomy. Neurogenic में multiple sclerosis, Parkinson's disease, tumors, stroke, diabetes, alcohol, uremia, polyneuropathy. Hormonal में hypogonadism, hyperprolactinemia, hypothyroidism, Cushing disease. Anatomical में penile fracture, micropenis. Penile fracture is also a condition observed in ER. Micropenis, hypospadias, developmental abnormality, epispadias, congenital curvature of penis. Drug-induced erectile dysfunction. Antihypertensives, antidepressants, antipsychotics, antiandrogens, antihistamines,
recreational drugs, psychogenic generalized type lack of arousability, and disorders of sexual intimacy and situational type could be due to performance anxiety. Investigations क्या करते हैं? Physical examination करते हैं, BP, pulse, temperature मालूम करते हैं, and then we examine the relevant areas focused on genitourinary, endocrine, vascular, and neurological systems. Maybe हमने discuss किया था कि how to examine a patient presenting with sexual dysfunction. Labs में fasting serum plasma glucose, serum lipid profile, total testosterone level, PSA करते हैं, FSH मालूम करते हैं, sex hormone binding globulin and luteinizing hormone level is assessed if testosterone level is low. Further investigations हम करते हैं nocturnal penile tumescence and rigidity using Regiscan, vascular studies, duplex ultrasound of cavernous arteriosus, dynamic infusion, cavernosometry or cavernosography (DICC), and neurological studies which involve nerve conduction studies. Reference एक journal की दी हुई कराओ MAPT 2012. ये इसका आंसर। ये स्लाइड्स में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। थर्सडे फर्स्ट हाफ में हम शायद डिस्कस करें हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, और उसके सेकंड सेशन में केस प्रेजेंटेशन होगी बाय डॉक्टर शफकत नवाज। तो देखिए आगे आप की ट्रेनिंग की एक डायरेक्शन सेट हो रही है। एंड ऑफ जुलाई जो हम टेस्ट आपसे लेंगे उसमें कुछ मेजर टॉपिक्स जो हमने कवर किए होंगे, क्योंकि आपने सारे मटेरियल्स देखने हैं, आप कोशिश कर ले कि स्लाइड्स देखें सिर्फ और बुक देखें। बुक के ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स आपको इन स्लाइड्स में मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड के भी, कैप्लान के भी। आप देखना कि बुक से एक टॉपिक कवर करते वक्त 1-2 दिन लग सकते हैं, इन स्लाइड से उसी टॉपिक को रिवाइज करते वक्त 1-2 घंटे आपको लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इन टेस्ट का फायदा ये होगा कि हर टेस्ट में जो कि हर 2 मंथ्स के बाद होगा, आपको एसक्यूज लिखने की प्रैक्टिस आ जाएगी। द रियल प्रॉब्लम इन पार्ट 2 एंड IIM एग्जाम इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगी। हर टेस्ट में अप टू 50 MCQs आपको करने पड़ेंगे, जिससे आपको MCQs की प्रैक्टिस मिलेगी। जो हम वीकली केस प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, केस प्रेजेंटेशंस आपको हेल्प करेंगे। उस टेस्ट में जो आगे एक चीज हम ऐड करेंगे, जब हम वार्ड में रेगुलर होंगे, टॉक्स। इसमें मैं और आपके सीनियर रेजिडेंट्स आपसे टॉक्स लेंगे, स्टेशन टू स्टेशन आपने मूव करना होगा। उसका फायदा ये होगा कि इन एग्जाम्स आपको कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होगी, यू विल फील होम। आपको किसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, किसी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम्स में। आपको कोई फोबिया नहीं होगा, आपके फिंगर टिप्स पर सारे स्टेप्स होंगे, आपके रिफ्लेक्सेस बने होंगे। तो इस तरह से आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके बेसिक स्किल्स, साइकियाट्रिक हिस्ट्री, फिनोमेनोलॉजी, वो सारे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपके टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही, तो आपकी ट्रेनिंग को एक डायरेक्शन मिल रही है। सो लेट्स स्ट्रेंथन दिस ट्रेंड, लेट्स बी रेगुलर, लेट्स कवर आवर वर्क विद टाइम, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, डिले ना करें अपने काम को। ये ना कहें कि लास्ट डेज में हम देख लेंगे, अभी आप देखते जाए। जो आज की डिस्कशन है आज ही फ्रेश है, इसे आज ही आप रिवाइज करें। सो by tonight inshallah I'll be sharing all these slides. See you on Thursday then inshallah.